हाँ बेटा जी, आज के हम इस लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहे हैं ओवर वोल्टेज से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है वो एसआरपी के जो ऑर्डर थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उस जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, बट ऑलमोस्ट नॉट 100%। ये बात मैंने आपको बोली थी लास्ट लेक्चर में। आज हम अपनी उसी बात को यहाँ पर प्रूव करते हैं। आगे एक टर्म हम पढ़ते हैं ओवर वोल्टेज। इस ओवर वोल्टेज में हम पहले डिफाइन करते हैं। बेटा वो अपने जरा माइक अपने माइक बंद कर लो बेटा। लवप्रीत नाल कर रही है, लिखना लमा। बेटा लवप्रीत माइक बंद करो अपना। तो आगे हम बात करें ओवर वोल्टेज की। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए इसे, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ड्यू टू स्लो रिएक्शंस, ड्यू टू स्लो रिएक्शन रेट भी आप कह सकते हो, ड्यू टू जो रिएक्शन स्लो होती हैं। इसका मतलब होता है कि इन रिएक्शंस को हम काइनेटिकली स्लो रिएक्शन बोलते हैं। काइनेटिकली स्लो रिएक्शन मतलब जिनकी काइनेटिक्स, जिनकी रेट जो होती है वो कम होती है। तो जो काइनेटिकली स्लो रिएक्शंस होती हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ RX यानी रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ एब्रिविएशन। तो ड्यू टू स्लो रिएक्शन रेट, दैट इज द रिएक्शंस व्हिच आर काइनेटिकली स्लो। क्या होता है बेटा? एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है उसके सरफेस पर the actual voltage required to discharge an ion is greater than as calculated theoretically। बेटा ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो काइनेटिकली स्लो होती हैं। हालांकि वो होती रिएक्शन है लेकिन वो इतनी धीमी होती हैं कि ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जब किसी इलेक्ट्रोड के सरफेस पर होती हैं तो उन्हें उनके या उन आयंस को डिस्चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज हमें चाहिए होता है, जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होता है, वो वोल्टेज जो थ्योरी हमारी कहती है, थ्योरेटिकली जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज उसके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग, उससे हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है। ओके बेटा, हमने ऑब्जर्व किया कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं किसी भी आयन के डिस्चार्ज की। तो ऐसे आयंस को डिस्चार्ज करने के लिए उनके एसआरपी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग या उनकी एसआरपी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज चाहिए होता है उससे ज्यादा वोल्टेज की हमें यहाँ जरूरत पड़ती है। हर आयन के लिए नहीं, पर ऐसे आयंस के लिए, ठीक है ना। इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को जो हम दे रहे हैं डिस्चार्ज करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। दिस एक्सेस वोल्टेज और एक्स्ट्रा वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। बेटा बात समझ में आ गई? इस बात को और बेटर समझने के लिए हम आपके एनसीईआरटी से ही एक एग्जाम्पल पिक करते हैं तो आप समझ जाओगे। डेटा आप एनसीईआरटी का यूज करते हैं क्योंकि एग्जाम्स में, आपके जो एग्जाम्स हैं जेई या नीट के, उसमें डेटा जो है वो एनसीईआरटी से ही किया जाता है क्वेश्चंस में। या तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर अगर डेटा बेस्ड है तो डेटा एनसीईआरटी का ही होगा। इसीलिए आप लोग अपनी स्टडी में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डेटा आप केवल एनसीईआरटी से पिक करें।
आगे भी। ओके बेटा, तो आगे हम यहाँ पे बात करें, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। बट उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने समझाई पढ़ाई, उसको हम एक अलग तरीके से और स्टडी करते हैं, और वो ये है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। तो आप लोगों को एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अलग वर्ड्स में, अलग तरीके से, कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने पहले किया था डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, आपको बताया था, ऑर्डर लिखवाई थी मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर दूसरे तरीके से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में, और वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस कब, ये ध्यान रखें, जब हम यूज कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करने पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो कैटायन होता है वो मूव करते हैं कैथोड पर। तो उन कैटायंस में से वो कैटायन, द कैटायन which have higher SRP, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, गेट्स रिड्यूस्ड एट कैथोड फर्स्ट। तो पहले अगर कैटायंस बहुत सारे वहां जा रहे हैं आपके कैटायंस कैथोड पर, तो उनमें कौन डिस्चार्ज होगा, दैट इज कौन रिड्यूस होगा पहले, जिसका SRP ज्यादा होगा। आप इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल की बजाय अगर आप अपने SRP जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद की है, आप उसके अकॉर्डिंग चाहें तो उसके अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो। जिसका SRP ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। इज दैट क्लियर बेटा? और इसी तरह से अगर मैं एनाइंस के लिए बात लिखना चाहूं, तो मैं उसके लिए लिख सकता हूं, एंड द अनायन which has lower SRP, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कम होगा उन एनाइंस में, सबसे कम वाला जिसका SRP होगा एनाइन का, वो ऑक्सीडाइज होगा। SRP गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, वो एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा फर्स्ट पहले। तो इस तरह से मैं, आप जो SRP के अकॉर्डिंग जो आपने याद किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, आप उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज पता लगा सकते हो कि अगर एक से ज्यादा कैटाइंस कैथोड पर या एक से ज्यादा एनाइंस एनोड पर मूव कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने पर, कैसा इलेक्ट्रोड लेने पर बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने पर, तो कौन सा कैटायन पहले आपका रिड्यूस होगा, जिसका SRP ज्यादा है, और एनोड पर कौन सा एनाइन पहले ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज डिस्चार्ज होगा, जिसका SRP कम होगा। तो ये मैंने एक और लैंग्वेज से है, ये फैक्ट है जिसको आप लोग याद रख सकते हो। डिस्चार्ज पोटेंशियल के बजाय आप लोग SRP के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे एनोड और कैथोड पर। तो अगर मैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लूं इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, मैं NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने लेकर के इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो बेटा जी आप सब लोग जानते हो कि एक्वस NaCl में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पर क्या क्या मूव करेगा, तो एट एनोड, एनोड पर एक तो मूव करेगा NaCl में से आया हुआ Cl माइनस आयन, और दूसरा वाटर का OH माइनस आयन। ओके बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अगर मैं इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल्स का ऑर्डर जो आपको लिखवाया था आप उसके अकॉर्डिंग नहीं देखते हो, आप SRP के अकॉर्डिंग बात करते हो, तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि क्या होना चाहिए। तो पहले हम SRP देखते हैं इनका। तो इसके लिए SRP क्या होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड वैल्यूज। वो है कि अगर Cl माइनस ऑक्सीडाइज होता है क्लोरीन गैस में, तो इसका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36। तो अगर इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल माइनस है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा इसका SRP
जिसको हम ई नॉट ऑफ सेल बोल देते हैं, वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये होता है 1.36 वोल्ट। आप लोग चाहें तो अपनी टेबल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है एनसीईआरटी से, आप वहां उसमें देख करके इस वैल्यू को चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ वाटर की, तो जो वाटर है उस वाटर में एक्चुअल में छुपा हुआ आयोडीन है OH माइनस को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और H प्लस को मेंटेन रखेंगे। तो OH माइनस के ऑक्सीडेशन से क्या बनता था, O2 गैस। इस H2O के लिक्विड में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, OH माइनस का। ध्यान रखना, पर हम मेंशन करते हैं H2O, और जो बचे हुए H प्लस हैं इस वाटर के वो एज इट इज रहेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, आप टेबल में देखोगे, -1.23। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 है तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो होगा प्लस में 1.23। ओके बेटा जी, ये डेटा मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूं बेटा, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था अभी कि एनोड जो है उस पर एनाइंस जब मूव करते हैं, ये मान लें यहाँ पर कि एक तरह से OH माइनस मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एनाइन पहले ऑक्सीडाइज होगा बेटा, विच गेट ऑक्सीडाइज फर्स्ट, जिसका SRP कम हो। और किसका SRP कम है, इस OH माइनस का, दैट इज वाटर का। यहाँ पर तो किसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए था यहाँ पर बेटा, हम कह सकते हैं वाटर को। दैट इज, एक आप समझने के लिए दिमाग में रख सकते हो, OH माइनस लिखने में आप वाटर ही लिखोगे, तो यहाँ किसको होना चाहिए ऑक्सीडाइज, वाटर को। तो मैं कह सकता हूं, सो फ्रॉम above theoretical data, water should get oxidized। किसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए था बेटा, वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा मतलब है यहाँ पर कि ऑक्सीडाइज किससे, कि इन प्रेफरेंस टू Cl माइनस आइंस। जो Cl माइनस आइंस हैं उनसे हम ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, वाटर को। और वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए बिकॉज ऑक्सीडाइज कौन पहले होता है एनोड पर, लिखा हुआ है मैंने आगे, जिसका SRP कम है। और किसका SRP कम है, वाटर का। ओके बेटा, पर हम लोगों ने कल पढ़ा था इसकी क्वालिटेटिव स्टडी में, इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, तो वहां पर मैंने आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लिखवाया था कि Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, दैट इज Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर के एनोड पर Cl2 गैस बनाता है। कल के आपको एग्जांपल्स चेक कर सकते हो। अब उस चीज को हम डिस्चार्ज पोटेंशियल के बजाय SRP के अकॉर्डिंग हम देखें, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, वाटर पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट होता कौन है, Cl माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने की वजह वो ओवर वोल्टेज है। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बट, यहाँ पे बेटा क्या होगा, तो ये ध्यान रखें आप लोग, बट ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस जो बन रही है जब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होती है, तो या इसकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है काइनेटिकली इसके रिडक्शन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बनाने के लिए, दैट इज वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, थ्योरेटिकली जितनी हमें चाहिए वोल्टेज, उससे ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ओके बेटा, और उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। तो इस ऑक्सीजन की ओवर वोल्टेज की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस अकर्स। किसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा, अब बात समझ में आ गई बेटा, और रेस्पॉन्स करो। यस सर। यस सर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर हम
बात करें डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तो बेटर है, ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, आप तुरंत पता लगा सकते हो, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो फाइनल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है वो, कि किसको कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, कौन रिड्यूस पहले होगा या ऑक्साइड पहले होगा, उसका ऑर्डर था। और अगर हम एसआरपी की बात करते हैं तो वो केवल थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो कुछ रिएक्शंस में हमें जितना वोल्टेज दिखता है थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया, उससे ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। ऐसा मोस्टली काइनेटिकली स्लो रिएक्शंस में होता है, जो जिनकी रेट रिएक्शंस की बहुत कम होती है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह आपका हम देखने को मिलती है ऐसे रिएक्शंस में जहां पर इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेज हो, तो उन गैसेज के बबल्स उन के सरफेस पर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ी कंडक्टेंस कम हो जाती है और वहां पर हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ता है। खैर, आप यहाँ पे समझ गए ओवर वोल्टेज क्या है बेटा, क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। लास्ट लेक्चर में मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि एसआरपी के सिमिलर आप डिस्चार्ज पोटेंशियल को लेके चल सकते हो ऑलमोस्ट, उस ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, 100% नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं, आपको और अच्छा लगेगा, और वो ये है कि अब मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस की। दैट इज क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं एनोड कैथोड पर, उनका अमाउंट कितना होगा। अमाउंट मतलब हमें उनके मोल्स पता करने हो, उनका मास पता करना हो, कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम पता करना हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर इसको इरेज कर दो बेटा, बेटा इरेज कर दो इस पेज को। यस सर। सर तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप हेडिंग लिखें क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी से रिलेटेड बात करेंगे हम। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बेटा अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट पता करने हैं, ये बताने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन अमाउंट्स के लिए कुछ रूल्स दिए। उन्हें हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं, उन्होंने दो लॉ दिए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले साइंटिस्ट थे फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से स्टडी की और अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कुछ रूल्स दिए, जिनमें उनका पहला लॉ था द अमाउंट ऑफ अमाउंट आप समझ सकते हो, मोल, मास या इक्विवेलेंट्स या वॉल्यूम्स किसी भी तरीके से नाप सकते हो, लेकिन जब तक मेंशन नहीं हो, हम स्पेशली यहाँ पर मास की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे होते हैं अमाउंट में बेटा? मास की। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो, which gets liberated, जो लिबरेट हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोड और गेट्स डिपॉजिटेड या डिपॉजिट हो रहा है एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पर
किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट लिबरेट हुआ है या मान लो किसी इलेक्ट्रोड पे वो डिपॉजिट हुआ है, तो वो जो अमाउंट होता है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the quantity of चार्ज को आप लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हो, पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट या मोल्टन स्टेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान उस इलेक्ट्रोलाइसिस से किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होता है या उस इलेक्ट्रोड से जो अमाउंट किसी सब्सटेंस का निकलता है, लिबरेट होता है, उस सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो उसमें कितना चार्ज आपने पास किया है, कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, इस बात पर डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज्यादा चार्ज पास हुआ होगा तो वहां पर उसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा और कम मास अगर आपने पास किया होगा तो वहां पर कम डिपॉजिट होगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पर मेंशन करना चाहूं, इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दैट इज मास को विद क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज के साथ, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि मैं that is I want to say M is proportional to Q। ओके बेटा, इस पूरी कहानी को जो मैंने आपके सामने लिखी है, इस फर्स्ट लॉ को मैं मैथमेटिकली या सिंबल के फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? मैं यहाँ पर इसे लिखूंगा मास इज इक्वल टू जेड क्यू। आप लोग जानते हो प्रोपोर्शनल की एक कांस्टेंट आना है, तो यहाँ पर हियर Z is proportionality constant। इस proportionality constant को एक नाम दिया गया और वो नाम दिया गया इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हाँ बेटा, क्या कहा गया इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप चाहो तो शॉर्ट में इसको ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह सकते हो। अगर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना चाहूं तो आप फिजिक्स में भी कई बार ऐसा करते हो कि अगर आपको किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो उसका एक तरीका होता है डिफाइन करने का, और वो तरीका क्या है वो हम यहाँ पे मान लें कि अगर चार्ज जो है वो 1 कूलम है। ओके बेटा, या अगर आप ये नहीं मान सकते हो तो आप ये कह सकते हो कि अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो होती है तो उसका मतलब भी यही हुआ। ये आप लोग जानते हो क्यों? क्योंकि बेटा हो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चार्ज Q इज इक्वल टू IT। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ बेटा? यस सर। हाँ, तो मैं ये कहूं कि मैंने 1 कूलम चार्ज पास किया है, या ये कह दूं कि मैंने 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक उस सॉल्यूशन में पास किया है, तो अगर मैं Q1 ले लूंगा तो उस केस में मैं Q को 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू Z हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज Z किसी भी सब्सटेंस का उस सब्सटेंस के उस मास M के बराबर होता है, या उस मास को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह सकते हैं जो 1 कूलम चार्ज पास करने पर डिपॉजिट हो या लिबरेट हो। जो कैथोड से निकल के आया हुआ है वो मास या उस पे डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, उस मास को हम क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कब? जब हम 1 कूलम चार्ज पास करने पर डिपॉजिट या लिबरेट हो। और आप 1 कूलम चार्ज नहीं कहना चाहते हो तो आप यहाँ कह सकते हो कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करने पर जो भी मास डिपॉजिट या लिबरेट होता है उस मास को हम उस सब्सटेंस का
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इस तरह डेफिनेशन बन गई। बोलो बेटा। यस सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप मेरे साथ साथ इसको डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये पूछ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट of a substance may be defined as its mass। हम इसके उस मास को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। कौन से मास को? as its mass which gets liberated, जो रिमूव हुआ हो, और या डिपॉजिटेड, या डिपॉजिट हुआ हो एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर कब? ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज और 1 एम्पियर करंट टिल 1 सेकेंड। इज दैट क्लियर बेटा? डेफिनेशन समझ में आ गई? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं इस Q की जगह पर IT पुट करना चाहूँ तो मैं एक नया इक्वेशन बना सकता हूँ, M इज इक्वल टू ZIT। एनी प्रॉब्लम? बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? तो अब यही आपके न्यूमेरिकल्स हैं। या तो आपको चार्ज गिवन होगा, मास पूछेगा, मास गिवन होगा, चार्ज पूछेगा, या फिर मास और करंट और टाइम देगा। इन तीन में से कोई भी दो चीज, और तीसरी आपसे पूछ लेगा। इन दो फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेकिन अभी हम इस जेड को और अच्छे से आगे समझें, इसके लिए मैं पेज आगे बढ़ा रहा हूं। इरेज कर दूं इसे? बेटा इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। आप लोगों ने एक नाम सुना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। नाम सुना है बेटा कभी आपने इक्विवेलेंट मास? यस सर। तो आप देखिए, इक्विवेलेंट मास जो होता है इसको हम केमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट मास भी बोल देते हैं। इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। ये इसका सिंबल मैं ले रहा हूं E। जैसे हमने जेड लिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये केमिकल इक्विवेलेंट। दोनों में अंतर समझ में आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इट इज केमिकल इक्विवेलेंट। इस केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास को हमने डिफाइन कैसे किया था, आपको याद होगा। इसकी हमने डेफिनेशन जब हमने पढ़ाई, इसको स्टार्ट में पढ़ा था, तो हमने इसे कहा था कि इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का जो होता है, इक्विवेलेंट बोर्ड इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर। याद आ रहा है बेटा? यस सर। लेकिन मैं इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पे दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as its mass deposited or liberated from electrode on passing 1 mole electrons, या आप कह सकते हो 1 फेराडे चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराडे। तो 1 फेराडे चार्ज, और आप कह सकते हो 96500 कूलम चार्ज। ओके बेटा, ये आपने पढ़ाया हुआ है, ये इतना होता है। याद आ रहा है आपको? वेरी गुड। तो इससे आप समझ गए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो होता है वो मास जो डिपॉजिट हुआ है
96,500 कूलम पास करने पर, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो मास है जो 1 कूलम पास करने पर डिपॉजिट हुआ है। आप समझ रहे हैं बेटा? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं दैट इज कि जब 96,500 कूलम पास किया हमने चार्ज, तो हमें जो मास मिला उस मास को हमने नाम दिया क्या? केमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम दिया हमने? केमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज ई। तो ये मास है तो ग्राम में कह सकते हैं हम। तो बेटा वो 1 कूलम पास करने पे डिपॉजिट कितना होगा? E बाय 96500 कह सकता हूं मैं इतने ग्राम। यस सर। ये तो गया आपका यूनिटरी मेथड। लेकिन यूनिटरी मेथड के अलावा अगर आप डेफिनेशन से देखो तो 1 कूलम पास करने पर जो डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड। इस तरह से मैं जेड को यहाँ पर E बाय एफ लिख सकता हूं बिकॉज 96500 एफ है। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में किसी भी सबस्टेंस का जो आप कैलकुलेट कर रहे हो मास, उसके लिए जेड नहीं पता है तो आप जेड यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट मास आपको पढ़ा चुके हैं जो आपको सबके पता होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, ये हम बहुत पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके आपको बता चुके हैं, और मेन तो वही है मोलर मास बाई एन फैक्टर। और किसी भी आयन का एन फैक्टर उसका चार्ज होता है ना बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन किए। एनी प्रॉब्लम? तो आपका इक्वेशन जो था m इज इक्वल टू जेड आई टी, उस जेड की जगह पर आप E बाय एफ इंटू आई टी या क्यू टी लिख सकते हो। सॉरी क्यू, E बाय एफ इंटू क्यू। ओके बेटा? तो ये फर्स्ट लॉ समझ में आ गया आपके। अब हम बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ की। इसको इरेज कर दूं? 1 इरेज कर minute. दूं बेटा? ओके हो गया बेटा? Yes, sir. तो आगे आप नोट करिए फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है बेटा कि अगर आप सेम करंट पास करते हो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि M इज इक्वल टू जेड क्यू है। अगर यहाँ पर अगर आपका एफ क्यू सेम है, क्यू कांस्टेंट है, सेम चार्ज पास करते हो तो M प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा। और जब दो चीज प्रोपोर्शनल में होती हैं तो हम कह सकते हैं कि M1 बाय M2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2, और Z1 बाय Z2 को हम कह सकते हैं E1 बाय एफ अपॉन E2 बाय एफ। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो E1 बाय E2। ये मैंने फर्स्ट लॉ को एक नए तरीके से लिखा, और इसी को मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा तो वो हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये वो फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आप इस लॉ में क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट्स of different substances liberated or deposited at electrodes on passing same amount of charge, that is same current for the same time, then the ratio of their masses is always equal to the ratio of their chemical equivalents, their equivalent weights or electrochemical equivalents.
बेटा बात समझ में आ गई? जो फॉर्मूला था उसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है और इसी को बोल दिया सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। और हम सेम चार्ज पास कैसे करते हैं? बहुत बेस्ट तरीका है कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को अगर आप लोग किस में जोड़ देते हो? सीरीज में, तो जो करंट पास होगी वही करंट निकलेगी, सब में करंट सेम होगी। ठीक है ना? तो सेम चार्ज आपका पास कब होता है? पासेस इन सीरीज। ठीक है ना बेटा? इसके बाद आप सेम लिंक पे क्लिक कर लेना। हम इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज इलेक्ट्रोलाइसिस आपका खत्म हो गया क्वांटिटेटिवली, और अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा? Okay, sir. वेरी गुड। जो हमने अब तक इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम्स में आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सेम लिंक पर वापस आ जाओ। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके।